एवरीबॉडी, आज वन शॉट में डिस्कशन करेंगे इकोसिस्टम के पार्ट 1 का, है ना। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम का मतलब हुआ जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके इंटरेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? तो आप कहते हैं एनिमल, प्लांट्स, इनको हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं जो जीवित है। और एबायोटिक फैक्टर में हम जैसे फिजिकल फैक्टर हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक फैक्टर है। तो इनके इंटरेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को जनरली दो बेसिक कैटेगरी में बांटा गया है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय और एक्वेटिक मतलब जलीय। अब जैसे टेरेस्ट्रियल है उसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट बहुत सारे आ सकते हैं, है ना। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आप बात कर सकते हैं तो ओशियन की कर सकते हैं, लेक की कर सकते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम की कर सकते हैं, इवन एक्वेरियम जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसकी भी बात कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम की दो मेन कैटेगरी बना दी, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में जो स्थल पर जो इकोसिस्टम पाए जाते हैं वो सब के सब आ जाएंगे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट दे रखा है एग्जांपल के रूप में। जबकि जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, वेटलैंड है, रिवर है, एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है बेटा? हिंदी में बेला संगम कहते हैं। एस्चुरी का मतलब जहां पर नदी और समुद्र मिलते हैं उस संगम स्थल को एस्चुरी कहते हैं। नदी और समुद्र के मिलने वाले स्थान को एस्चुरी कहते हैं, बेला संगम हिंदी में। और ध्यान रखना यहाँ की बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है। वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, फौना एंड फ्लोरा बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे। क्रॉप फील्ड का दे रखा है, एक्वेरियम का दे रखा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के अंदर कुछ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। एक शब्द आ गया स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? डेफिनेशन वाइज व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन? आप बोलोगे सब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे कि एक पेड़ बनाया हमने एक ट्री बनाया, तो ट्री कैनोपी, ये ट्री कैनोपी जो है ये सबसे अपर लेवल पे आएगा। ट्री के बाद में कौन आएगा? आप बोलोगे साहब श्रब्स आ जाएंगे, फिर हर्ब्स आ जाएंगे, है ना। फिर नीचे जो स्मॉल जो कुछ फंजाई वगैरह पाए जाते हैं वो आ जाएंगे। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हमने कहा है स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? स्ट्रेटिफिकेशन। vertical distribution of different species occupying different level it's called stratification। और एग्जांपल में दे रखा है जैसे कि ट्री ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा ऑफ लेयर ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद में क्या आ जाएगा? श्रब आ जाएगा, हर्ब आ जाएगा, है ना, ग्रासेज आ जाएगी, बॉटम की लेयर्स आ जाएगी। इस तरह से हमने कह दिया। देखिए ये प्लांट के केस में तो हो सकता है, एनिमल के केस में नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमल के केस में ट्री सबसे, जैसे प्लांट में ट्री बड़ा हो गया, फिर हर्ब, श्रब ऐसे चलता रहेगा। अब मच्छर छोटा सा है लेकिन वो ऊपर ऊंचाई में मिलेगा, बर्ड छोटा सा है पर ऊंचाई में मिलेगा, है ना। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम केवल यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं, एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं। ये कुछ समझा दिया कि बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर के अंदर सारे जीवित जीव आ गए और एबायोटिक फैक्टर के अंदर टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम बनाता है। कैसे? जैसे आप अपने घर में एक बगीचा बना लीजिए। आप अपने घर में जब बगीचा बनाते हैं तो आपने मान लो ग्रासेस लगाई, कुछ प्लांट लगाए और चारों तरफ ग्रीनरी कर ली, तो क्या वहां का सिस्टम और आपके घर के अंदर रूम का सिस्टम एक जैसा है? बिल्कुल अलग अलग मिलेगा आपको। वहां का अंदर का एनवायरनमेंट अलग मिलेगा। घर के अंदर के रूम की बात करेंगे तो वहां तो कुछ ग्रीनरी है ही नहीं, केवल फिजिकल फैक्टर मिलेंगे, है ना। जबकि जब आप गार्डन की बात करेंगे तो वहां पर आपको जो बायोटिक फैक्टर्स है और एबायोटिक फैक्टर्स है, जो सीधी सनलाइट आ रही है, पानी आ रहा है, इनके बीच में इंटरेक्शन वजह से वहां का एक अलग सिस्टम बन जाएगा। वहां पर फूड चेन भी चलेगी, फूड वेब भी चलेगा। लेकिन यदि हम रूम के अंदर की बात करते हैं तो वहां पर ये इतना हाईली डेवलप नहीं हो रखा होगा। आगे बात करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। उसके बाद करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम और उसके फंक्शन। तो जनरली बात करेंगे जब
इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, डिकम्पोजिशन की, एनर्जी फ्लो की और न्यूट्रिएंट साइकिल की। अपन आज की डेट में इन दो को कंप्लीट करेंगे। पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। उससे पहले आपके एक पैराग्राफ दे रखा है पॉन्ड इकोसिस्टम का, तालाब परितंत्र का। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है? तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ, आप कहोगे सन, सूर्य, सनलाइट। सूर्य से जो किरणें निकलती है उसमें हमने एक वर्ड लिखा है PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कहां से कहां तक होता है? 400 से 700 nm तक होता है ना। आपकी बुक में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि जो प्लांट है, जो लाइट आती है उसको कितना प्रतिशत एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें से कितना प्रतिशत PAR होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 50% और 2% के आसपास कुछ दे रखा है डेटा, कंफर्म करके बताइएगा मेरे को। तो जो पार है ये फोटोसिंथेसिस के लिए काम आएगा। अब फोटोसिंथेसिस करने वाला पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन है? आपने कहा फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी वगैरह जो है, और कुछ तरह के प्लांट्स होते हैं, है ना। जैसे कि ये लिटोरल जोन में है, कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ सबमर्ज प्लांट होते हैं, कुछ मर्ज प्लांट होते हैं, कुछ डूबे हुए पौधे हैं, कुछ ऊपर तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है? फोटोसिंथेसिस करेंगे। और इनसे जो एनर्जी कैप्चर होगी उसको कौन यूज करेगा? तो फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खा लेते हैं। जैसे ये मान लो साइक्लोप्स, डेफ्रिया, छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, ऑर्थोपोड है, ये खा लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन को, जूप्लैंक्टन। इनको कौन खाते हैं? तो उनको थोड़े से बड़े इनवर्टिब्रेट खा लेते हैं, स्मॉल फिशेस खा लेती है, स्मॉल बिग फिशेस खा लेती है। इस तरह से फूड चेन चलती रहती है ना। तो ये एक प्लांट का इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, जिसमें सोर्स तो हमेशा सन ही रहेगा एनर्जी का, यहाँ से फोटोसिंथेसिस होगा और इस तरह से चला जाएगा। लास्ट ये जो बेंथी रीजन है, यहाँ पर मिलेगा आपको डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसका डिकम्पोजिशन किया जाएगा। तो जो डेट्रिटस फूड चेन है वो जनरली आपको कहाँ मिलेगी? बॉटम के अंदर मिलेगी। बॉटम के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर भरा रहता है और वहां पर डेट्रिटस फूड चेन चलती रहती है। आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही दे रखा है, एल्गी को प्रोटोजोआ, जूप्लैंक्टन वगैरह खा लेते हैं और उनको स्मॉल फिशेस और लार्ज फिशेस एनगल्फ करते हैं। इस प्रकार से प्लांट इकोसिस्टम चलता है। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? सीधे सीधा बात है कि फोटोसिंथेसिस करने से जो बायोमास बनता है वो प्रोडक्टिविटी है। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण से किसी एक क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना बायोमास बनाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। पर्टिकुलर एरिया में कितने समय में कितना बायोमास बना है, कितना फोटोसिंथेसिस हुआ है, कितना फोटोसिंथेसिस हुआ है, उसे आपने कह दिया प्राइमरी प्रोडक्शन। और इसको दो यूनिट के रूप में मेजर कर सकते हैं, या तो वेट के रूप में करेंगे तो ग्राम पर स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, और एनर्जी के रूप में करें तो किलो कैलोरी के हिसाब से प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। बायोमास के बनने की दर को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी की यूनिट को दे रखा है ग्राम पर स्क्वायर प्रति ईयर, पर ईयर, या फिर किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर ईयर समय के हिसाब से हो गया और ये हो गया उसकी यूनिट कैलोरी में या फिर ग्राम के अंदर। ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उससे पहले बात कर लेते हैं अपन ग्रॉस प्रोडक्टिविटी की। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको कह दिया, एक तो होगी ग्रॉस, जीपीपी। जीपीपी का मतलब हुआ प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस करके उसने एनर्जी बनाई और एनर्जी बना के अपना बायोमास बढ़ाया, जितना बढ़ाया सबका सब, वो सब कहलाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है फोटोसिंथेसिस के द्वारा जितनी भी एनर्जी कैप्चर की और जो बायोमास में कन्वर्ट हो गई सारी की सारी, उसको हमने कह दिया जीपीपी। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जितना एनर्जी बनता है, जिनको कैप्चर करके बायोमास माना जाता है, उसमें से बहुत सारी एनर्जी यूज हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। जैसे रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी यूज हो जाती है,
है ना। तो जीपीपी में से जब हम रेस्पिरेशन को हटा देते हैं, अदर एक्टिविटीज को हटा देते हैं, तो बनता है हमारा एनपीपी। जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी ग्रॉस का मतलब, मान लो किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपया महीना है, तो वो उसकी ग्रॉस सैलरी हो गई। अब वो कह रहा है कि भाई साहब 10,000 की एक ईएमआई करती है, 20,000 की एक ईएमआई करती है, 30,000 की एक ईएमआई करती है, बच बचा के भाई साहब 20,000 रुपया 30,000 रुपये बचते हैं, तो वो उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, है ना। ग्रॉस का मतलब टोटल कितना बना है, नेट का मतलब खर्चे वर्चे निकालने के बाद जो बचा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। आगे बात करते हैं, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये वो बायोमास है जो कि हेट्रोट्रॉप्स के लिए अवेलेबल है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो बायोमास बन रहा है वो किसके लिए अवेलेबल है, हेट्रोट्रॉप के लिए। ऑटोट्रॉप तो अपना खुद बनाते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1 पर आएंगे, प्रथम पोषक स्तर पर। सेकंड पोषक स्तर जो ट्रॉपिक लेवल है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, उसके ऊपर आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को जो मिलता है बायोमास वो कहां से आता है, आप लोगों के साथ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से आता है, ठीक है। फिर है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की जब भी बात करेंगे तो वो बात करेंगे कंज्यूमर लेवल पर। कंज्यूमर लेवल, कंज्यूमर कौन है, ट्रॉपिक लेवल सेकेंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले। कंज्यूमर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, हर्बीवोर एंड कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स, ये सब कंज्यूमर्स हैं। तो इन लेवल पर बात करते हैं। और क्या कह रहा है, सेकेंडरी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स हैं वो किस रेट से नया ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, इसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब कह रहा है कि प्लांट की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किस पर निर्भर करती है, प्लांट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर निर्भर करती है। तो देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्लांट बनाने वाला है, तो प्लांट खुद कौन सा है, एक पीपल का पेड़ है, ठीक है, एक अपना मान लो गुलाब का पौधा है, तो दोनों की प्रोडक्टिविटी में चेंज आएगा ना। तो कौन सा प्लांट है, कौन सा हैबिटेट है, कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ये सब मिलकर प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करेंगे। तो हमारे लिखा हुआ है प्लांट की स्पीशीज कौन सी है, किस एरिया के अंदर रहती है ना, कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर उसको प्रभावित कर रहे हैं, कौन से न्यूट्रिएंट वहां पर अवेलेबल है, और प्लांट की फोटोसिंथेटिक रेट क्या है, कैपेसिटी क्या है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। और अगर अपन जाए टेम्परेट में, डेसिडुअस फॉरेस्ट में, या कॉनिकल रेन फॉरेस्ट में, कॉनिकल में चले जाएं, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी कम होगी तुलनात्मक रूप से। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, अपने को याद करनी भाई, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब है इस अर्थ पर जहां तक जीवन है वो बायोस्फीयर है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो करीब 11 किलोमीटर तक, है ना। और ओशियन में 1000 या उससे ज्यादा की डेप्थ जहां तक जीवन है वो बायोस्फीयर है। और इस बायोस्फीयर की अप्रोक्सीमेटली कितनी बता रहे हैं, 170 बिलियन टन। ड्राई वेट में ध्यान रखना, ड्राई वेट, सुखा दो, खेत में घास होगी, पकने के बाद उन्होंने सुखा दी, सूख गई, अब उसको वेट किया, दैट इज ड्राई वेट। 170 बिलियन टन ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाता है एनुअल, एक साल का। अब इसमें भी एक शानदार सी बात है कि हमें बताएं कि अर्थ में 70% एरिया तो किसने घेर रखा है, पानी ने, ओशियन ने, है ना। तो 30% एरिया ये किसका है, लैंड का है। लेकिन प्रोडक्टिविटी पानी से ज्यादा किसकी है, लैंड की है। देखो, डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, the productivity of ocean are only 55 बिलियन टन। ओशियन की प्रोडक्टिविटी कम है, 55 बिलियन टन है, जबकि ये क्या है, रेस्ट ऑफ फोर्स इज लैंड। तो लैंड की कितनी हो गई, 125 बिलियन टन हो गई। लैंड की कितनी हो गई, 125 बिलियन हो गई। अब ओशियन की कम क्यों होती है बेटा, ओशियन की कम इसलिए होती है कि ओपन ओशियन जो होता है, किनारों वाला नहीं, जो बीच वाला ओपन ओशियन है, वहां पर मिनरल का साइकिल जो चलती है वो नहीं होती है। वो सब कहाँ चले जाते हैं, बेंथिक रीजन में चले जाते हैं, तने में चले जाते हैं। तो उसके टॉप पर उतने न्यूट्रिशन मिलते ही नहीं है कि वहां पर फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करे। तो वहां जब फाइटोप्लैंक्टन ग्रो नहीं करें तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा,
और रूट वाले प्लांट तो वहां उग ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ओपन ओशन की डेप्थ हो सकती है कई किलोमीटर गहरी हो, तो वहां पर इतने बड़े बड़े प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर फोटोसिंथेसिस इतना नहीं होगा। इसीलिए लिखा है कि जो लैंड है इसकी होगी 125 बिलियन टन, जबकि 55 बिलियन टन किसकी है? अपने ओशन की है। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। ये हमारे एक चेन है, जो जीवन लिया है वो मरेगा, मरने के बाद यदि उसको डीकम्पोज नहीं करें तो कचरा इकट्ठा हो जाएगा, है ना, पूरी धरती बन जाएगी। तो कहते हैं इस मिट्टी से बना और मिट्टी में मिला दिया गया, इसी को हमने कहा है डीकम्पोजिशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को वापस सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर दिया गया, जैसे CO2 है, वाटर है और न्यूट्रिएंट्स है। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजर्स होते हैं कुछ ऐसे, और ऐसे एनिमल्स जो इस टास्क को करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डीकम्पोजर, जो कि इस काम को करते हैं। जिसमें जनरली बैक्टीरिया की बात करेंगे अपन, फंगस की बात करेंगे अपन, है ना। बैक्टीरिया और फंजाई मेनली ये काम करते हैं, डीकम्पोजिशन का करते हैं, है ना। अर्थवर्म की बात भी कर लेंगे। तो डीकम्पोजर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। प्रोसेस को कहते हैं डीकम्पोजिशन। अब प्लांट है, इसके डेड पार्ट कौन कौन से होंगे? तो वो लीव्स है, बार्क है, फ्लावर है और एनिमल्स है। अब इसमें दो शब्द आएंगे बेटा, एक वर्ड आएगा लिटर, आगे लिखा होगा कहीं पे, हाँ, एक शब्द है डेट्रिटस। डेट्रिटस का मतलब है डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेड ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड डेट्रिटस। अगर शब्द है लिटर, LITTER, लिटर, इसका मतलब डेड ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लांट्स ओनली। आपके एनसीईआरटी में पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके अंदर लिटर शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये ध्यान रखना। लिटर क्या है? डेड ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लांट ओनली। डेट्रिटस का मतलब है प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, दोनों के जो डेड ऑर्गेनिक पार्ट है उन्हें हमने कह दिया डेट्रिटस। ठीक है। अब डीकम्पोजिशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो पहला स्टेप दे रखा है फ्रेगमेंटेशन। अगर कोई बड़ा लार्ज अणु है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। जैसे मान लो एक लीफ है तो उसको पहले टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा उसका। कौन करेगा? बोले अर्थवर्म कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंसेक्ट है, उनका भी काम यही है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना। फिर लीचिंग। लीचिंग का मतलब है कि वाटर के थ्रू मिनरल्स को वॉश आउट कर देना, जो कि सॉइल की प्रोफाइल में नीचे चले जाएंगे, जो आगे काम एक बार नहीं आएंगे। कैटाबोलिज्म हमेशा बैक्टीरिया और फंजाई करेंगे, जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगी, जिसकी वजह से तोड़ा जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल देन इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर। और ह्यूमिफिकेशन का मतलब है ह्यूमस का निर्माण होना। ह्यूमस, ह्यूमस वो चीज है, डार्क एमोर्फस एलिमेंट है, जो कि माइक्रोबियल एक्शन से रेजिस्टेंट होता है, पौधों के लिए बहुत बढ़िया होता है। और जितना अच्छा, जितना ज्यादा ह्यूमस होगा प्लांट उतने ज्यादा ग्रो करेंगे। और सबसे लास्ट में मिनरलाइजेशन। अगर ह्यूमस में से भी सब कुछ निकाल दिया गया, इनऑर्गेनिक मैटर वगैरह मिट्टी में डाल दिया, उसको हम कहेंगे मिनरलाइजेशन। तो डेट्रीवोर, डेट्रीवोर कौन है? अर्थवर्म, है ना। फार्मर्स फ्रेंड भी कहते थे इसको। क्या काम करता है? ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल में तोड़ता है, और उस घटना को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। लीचिंग में क्या है? वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को वॉश आउट कर देते हैं और सॉइल के होराइजन में आगे भेज देते हैं। सॉइल होराइजन क्या बेटा? मान लो मैं यहाँ दिख रहा हूँ, देखो, जैसे मान लो ये मिट्टी के सबसे ऊपर की लेयर हो गई। मिट्टी की सबसे ऊपर की लेयर में आपको क्या मिलेंगे? तो डेड, और जैसे पत्तियां गिरी हुई है, ब्रांचेस गिरे हुए हैं, फ्लावर गिरे हुए हैं, ऊपर का एरिया। उसके बाद यहाँ ह्यूमस वाला एरिया, सॉइल मिट्टी का कॉम्बिनेशन है। मिट्टी के ऊपर की परत हो गई, उसके नीचे की परत हो गई। अब आप जब मिट्टी को खोदते हैं ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अलग अलग लेयर मिलेंगी, बड़े बड़े पत्थर भी मिलेंगे, है ना। कुछ ऐसे, इसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। जो भी अपने सिलेबस में नहीं है तो हटा दिया, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो कुल मिला के जब लीचिंग की बात करेंगे तो बोलेंगे वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, वो वॉश आउट हो जाते हैं और कहां चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं सॉइल प्रोफाइल में, जो कि अनअवेलेबल होते हैं, फिर काम में नहीं आते। फिर उसके बाद हमने कहा है, मान लो लीव थी, उसको क्या बोलते हैं उसको, अर्थवर्म, उसने उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन किया, उसको निकला, उसकी जो
क्या बोलते हैं, फिशेस है, मल है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पर काम करेंगे फंजाई और बैक्टीरिया, वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, इसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म, है ना। इसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म, जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेज हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है, ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, important note that all the above step in decomposition operate simultaneously on the detritus। तो मिट्टी की जो परत है ना उसके ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है ना, यहां पर चल रहा है ये वाला हिस्सा, कौन सा वाला, अभी तक कैटाबॉलिज्म वाला। उसके बाद जो आगे आएगा ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, वो आएगा सॉइल के अंदर। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। याद रखना बेटा, क्वेश्चन बनता है ह्यूमिफिकेशन कहाँ होता है, मिनरलाइजेशन कहाँ होता है, सॉइल में। जबकि जो डिकम्पोजिशन के जो प्राइमरी पार्ट है जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, लीचिंग हो गई, वो सब हो रही है डेट्रिटस वाले पार्ट में, ऊपर जो कचरा पड़ा हुआ है उसी के ऊपर ये सब चीजें हो रही है। लेकिन ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर इन द सॉइल पार्ट, मिट्टी में, ये अंडरलाइन कर लेना बेटा। ह्यूमिफिकेशन से क्या होगा, एक डार्क कलर का एमोर्फस सब्सटेंस मिलेगा, इसे कहते हैं ह्यूमस, और ये हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, यानी कि माइक्रोब्स पर ज्यादा सब वर्क नहीं करेंगे। और अब डिकम्पोजिशन की रेट क्या हो जाएगी, एक्सट्रीमली स्लो हो जाएगी। और इसकी नेचर होती है कोलाइडल, तो पानी को ये स्टोर करके रखता है। अब और ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा तो ह्यूमस भी आगे डिग्रेड किया जा सकता है, और ह्यूमस डिग्रेड होगा तो फिर सारे के सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो मिनरल्स के रूप में अर्थ में चले जाएंगे, मिट्टी में चले जाएंगे, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस दे रखी है कि डीकम्पोजिशन जो है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बैक्टीरिया करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया करते हैं, तो डीकम्पोजिशन में ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, याद रखना। और रेट ऑफ डीकम्पोजिशन किस पर निर्भर करता है, डीकम्पोजिशन करने वाले मैटर पर, कि वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है, और क्लाइमेटिक फैक्टर पर, कि क्लाइमेटिक फैक्टर कैसे हैं। जैसे कि यदि मॉइस्चर ज्यादा है, नमी और तापमान दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो डीकम्पोजिशन की रेट हाई होगी। यदि नमी नहीं है, सूखा है, तो डीकम्पोजिशन की रेट स्लो होगी, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं सब्सटेंस क्या है, जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है काइटिन, लिग्निन, तो इनका डीकम्पोजिशन स्लो होगा, और अगर शुगर है तो डीकम्पोजिशन फास्ट होगा। तो जो सब्सटेंस है जिसका डीकम्पोजिशन कर रहा है उसका खुद का कॉम्पोजिशन क्या है, उस पर निर्भर करेगा कॉम्पोजिशन की रेट, है ना। और इसके साथ ये डायग्राम दे रखा है किताब के अंदर, जैसे ट्री है, ट्री की लीव्स गिरती है ग्राउंड के ऊपर, और ये जो लीव्स गिरती हैं ये बनाती है डेट्रिटस। अब उस पर कुछ इंसेक्ट, कुछ अर्थवर्म वगैरह का वर्क करते हैं, तो एक तो ये फूड चेन में चली जाएगी, लीव को किसने खाया, बोले अर्थवर्म ने खाया, अर्थवर्म को किसने खाया, अर्थवर्म को किसी पक्षी ने खा लिया, पक्षी को किसी दूसरे फॉक्स ने खा लिया, इस तरह से एक फूड चेन का हिस्सा हो गया। और वो जब भी मरेंगे तो पृथ्वी पर ही आएंगे, और उनका होगा बाद में आपस डीकम्पोजिशन, ठीक है ना। एक शब्द होता है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ग्रो करते हैं उन्हें सेप्रोफाइट कहते हैं। जैसे ये अपना हो गया फंगस, ये जो मशरूम वगैरह है सेप्रोफाइट है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ग्रो करते हैं। करते क्या है, उसको खाते ही तो हैं, उसको ग्रो करते हैं, तो उनको भोजन किससे मिलता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है। और हमें पता है जो फंजाई, माइट्स और बैक्टीरिया है ये अलग अलग फंक्शन करते हैं डीकम्पोजिशन में। पार्ट 2 नेक्स्ट कल करेंगे अपन इसको, ठीक है।